आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अबिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस प्रोग्राम। आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है तो दोबारा भी मिलकर डॉक्टर साहब अच्छा लग रहा है। लास्ट प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा था, आई एम श्योर तमाम लोगों को भी याद है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरी नहीं हुई है। नहीं, थैंक यू, द प्लेजर इज़ ऑल माइन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपके साथ में बैठ के। मुझे लगता है आपको लास्ट टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है, इसी वजह से आप जल्दी से आओ। चलें, अच्छा डॉक्टर साहब, आज वैसे हम इस सेगमेंट में बात तो हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से करते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे और अमराज की वजह से होता है और बहुत सारे बहुत बुनियादी चीज़ों की वजह से होता है, जैसे कि वन ऑफ द कॉमन डिजीज़ हो गई है हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरीके से वन ऑफ द कॉमन डायबिटीज़ भी है, और हम दोनों चीज़ों को आपस में इंटरलिंक करते हैं। अगर डायबिटीज़ का रेशो बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ा है तो हम कहते हैं कि आपके डायबिटिक होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। तो क्या ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं? सही बात है ये? इस बात में कितनी हकीकत है, कितने ज़्यादा चांसेस हैं? जी बिल्कुल, रवि, जैसे आपने कहा कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल जो दुनिया भर में देखा गया, जो रिसर्च से तहकीक से साबित हुआ है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर होता है उनमें ज़्याबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें देखा जाता है कि उनमें भी काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत आती है। इवन एक चीज़ जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का डिस्टर्ब होना, ये तीनों चीज़ें साथ शामिल होती हैं। तो ये चीज़ बड़ी आम है, और पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर की शरह भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम ये कह सकते हैं कि हर तीसरा बंदा पाकिस्तान में या तो उसको ब्लड प्रेशर है या फिर उसको शुगर की शिकायत है। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा लेते हुए मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी तमाम लिसनर्स को भी बताया कि आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ को बहुत मेनली देखते हैं। रीज़न बीइंग, क्यों एसोसिएटेड हैं ये दोनों अमराज आपस में? देखें, बेसिकली जो कोई भी डिजीज़ होती है उसमें दो बड़े अहम फैक्टर्स होते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर और एक एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जो जीन्स हमारी जो कैरी करती हैं, अच्छा, इनमें देखा गया है कि वो जीन्स जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर कराती हैं उनमें बहुत सारी जीन्स कॉमन है। तो बेसिकली जो पीछे बुनियादी जो वजह एटियोलॉजी है वहाँ से काफ़ी हद तक सिमिलर आती है कि जो जेनेटिक चेंजेस जो डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं वही हाइपरटेंशन की तरफ भी काफ़ी हद तक लेके जाती हैं। तो इसलिए उनमें चांस बढ़ जाता है। दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इनके बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लाइक खाने पीने में बद एहतियाती, कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट ज़्यादा लेना, अनहेल्दी डाइट लेना, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर भी करवाते हैं और डायबिटीज़ भी करवाते हैं। स्ट्रेस का ज़्यादा लेना, तो अगर आप देखा जाए तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जिनकी फैमिली में शुगर या ब्लड प्रेशर के हों मरीज़, जिनके फैमिली में ब्लड रिलेटिव्स हों, तो वो ज़रूर अपना चेकअप करवाते रहें, ताकि अगर ये चीज़ आती है तो उन्हें अर्ली पता चल सके, ताकि उसके मुताबिक जल्दी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा सके। अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया है ये, क्योंकि कल हम 14 नवंबर को आलमी दिन मना रहे हैं ज़ियाबतीस का, तो ये ज़ियाबतीस के लिए भी आगाही हो जाएगा, हाइपरटेंशन के तमाम लोगों के लिए भी हो जाएगा कि आपको अलर्ट रहना है, अपना ख्याल रखना है, परवाह करनी है। अगर आपको कोई भी एक मर्ज़ हो जाता है तो दूसरे के होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो आपको मोहतात रहना है। डॉक्टर साहब, अगर हम ज़ियाबतीस को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है और फिर क्यों हो जाती है, ज़ाहिर है इसके वजूहात भी जानेंगे। अच्छा देखें, इसमें अगर आसान लफ्ज़ों में कहें तो ज़ियाबतीस बेसिकली वो बीमारी होती है इसमें हमारी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से बढ़ जाते हैं, यानी कि हमारे खून में शक्कर की मिकदार नॉर्मल से बढ़ जाती है। एक मयार अल्लाह ताला ने, कुदरत ने रखी है कि इतनी खून में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो आपके बॉडी के डिफरेंट सेल्स को, ऑर्गन्स को वो शक्कर प्रोवाइड करे, ताकि वो उसको इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करें और आप रोज़मर्रा के काम कर सकें। आपकी बॉडी के हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी खून में शक्कर में जो मौजूद होती है वहाँ से आती है। वहाँ पर कहाँ से आती है? जो हम खाना पीना चल रहा होता है उससे वो दाखिल होकर खून में आ जाती है। अब उसका एक लेवल मेंटेन होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ नेचर में बैलेंस होती है, अगर वो कम या ज़्यादा हो जाए तो नुकसान होता है। इसको बैलेंस करने के लिए नेचर ने इस तरह से रखा है कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं शक्कर खून में शामिल होती है, वो फिर ऑर्गन्स तक पहुँचती है, तो उसको ऑर्गन्स तक पहुँचाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन अपना काम अदा करता है, वो कहलाता है इंसुलिन, जो कि हमारा पैनक्रियास या लबलबा बनाता है। अब अगर किसी वजह से लबलबा ये इंसुलिन को कम बनाए, या जो इंसुलिन बन रहा है वो सही तौर पे काम ना कर सके, यानी कि बन तो रहा है लेकिन काम ना कर सके, तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो
हमारे पट्टे हैं, मसल्स हैं, इनको इंसुलिन की गैर मौजूदगी में या मौजूद होने के बावजूद काम ना कर सके तो वो शक्कर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज सेल्स के अंदर ही नहीं जा सकेगा। तो नतीजा क्या होगा कि एक तो वहाँ पर फटीग होगी, उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो मरीज़ को थकन सी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी तरफ ये लेवल जो है वो खून में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो अगेन नुकसानात भी पहुँचाता है। तो इसको हम ज़ियाबतीस कहते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए तो आपको शुगर होगी। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आपका इंसुलिन या तो कम बन रहा था, ये सही काम नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से ये सारी सूरत हाल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल लोगों की आसानी के लिए भी पूछती हूँ। कुछ लोग घबराते भी हैं हॉस्पिटल जाने से। पहली बात तो ये कि हमारे जो नॉर्मल शुगर के नंबर्स हैं वो क्या होंगे, क्या लेवल होना चाहिए शुगर का एक आम इंसान का, बिगड़ते हुए शख्स का जो रिस्क पर है या फिर जो मुब्तला हो चुका है उसका, और फिर घर पर किया जा सकता है इसका नंबर्स का टेस्ट? बिल्कुल किया जा सकता है। अब तो शुगर के लिए जो मशीन आती है इसको हम ग्लूकोमीटर कहते हैं, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। रिलायबल भी है, बहुत हद तक रिलायबल है। इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल होता है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी शुगर 100 पर चल रही है तो वो आपको 200 दिखा दे या 300 दिखा दे। ऑलमोस्ट 5 to 10% प्लस माइनस होता है, लेकिन अगेन स्टिल इस क्वाइट रिलायबल कि जी आप एटलीस्ट आइडिया बहुत अच्छा कर सकते हैं कि अच्छा जी मेरी क्या चल रही है। फिर कंफर्म करने के लिए आप जाके लैब में जाके मज़ीद टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट घर पे बैठ के आपको अपने कंफर्ट जोन में अब आसानी शुगर देख सकते हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया कि नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए, शुगर को हम दो अलग अलग मौक़ों पे देखा जाता है। एक फास्टिंग शुगर यानी निहार मुँह, कि कम से कम 10 से 12 घंटे की आपने फास्टिंग की हो, कुछ खाया ना हो, तो उस वक्त जो शुगर होती है हम कहते हैं कि जी उसको जो है 100 से कम होना चाहिए नॉर्मली किसी भी हेल्दी आदमी में जिसमें ज़ियाबतीस या इंसुलिन का कोई इशू नहीं है। अगर वो इससे ज़्यादा जा रही है 100 से लेकर 125 तक है तो फिर आपको बॉर्डर लाइन, जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर वो 126 से बढ़ गई है तो उसका मतलब है कि आपको ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक है। इसी तरह खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर चेक करते हैं तो 140 तक वो नॉर्मल कहलाती है किसी भी, चाहे वो 110 हो, 120 हो, 130, 140 तक नॉर्मल है। 140 से लेकर 199 तक हम कहते हैं जी बॉर्डर लाइन है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर किसी की 200 या उससे ज़्यादा रहती है तो फिर उसको हम कहेंगे कि जी आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है। ठीक है। लेकिन अगेन हम सिंगल रीडिंग पे डिसाइड नहीं करते हैं, मरीज़ को कहते हैं जी एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा उसने चेक किया हो। और अगर उसकी मुतवातर ये आती है तो फिर या तो उस पर कहते हैं या फिर हम इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा के देख लेते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी आपकी शुगर बढ़ी हुई। ठीक है। जिस तरह से हम हाई ब्लड प्रेशर में कहते हैं कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करने लगें तो आप ज़रा देख लें, आराम से बैठ जाएं, कुछ खाया पिया पहले ना हो, फौरी खाने के बाद ना करें, किसी ऐसी टफ सिचुएशन से निकल कर आए हैं, जज्बात आपके भरे हुए हैं, आपको गुस्से में हैं, आप बहुत हाइपर एक्टिव चल रहे हैं तो ना करें, सीढ़ियाँ चढ़ कर आएँ तो ना करें, रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं। इसी तरीके से डायबिटीज़ के लिए जो टर्म्स आपने बताए हैं, प्रोटोकॉल्स आपने बताए हैं, वो ये कि आप एक खाने से पहले करते हैं और फास्टिंग शुगर के अलावा आपने जो एक इसमें बस दो ही एक इम्पॉर्टेंट, अगर आपने कुछ लोगों की, क्योंकि हम कहते हैं फास्टिंग बढ़ी हुई होती है, यानी कि उनकी खाने के 2 घंटे बाद वाली जो कि हम रैंडम कहलाते हैं या पोस्ट पैरेंटल शुगर होती है वो नॉर्मल होती है, वो इतनी पहले नहीं बढ़ती। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप मरीज़ है तो अपनी फास्टिंग भी चेक करवाए, कभी कभी निहार मुँह, और अगर कभी खाने के बाद चेक करवाते तो एटलीस्ट 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। बाकी उसके अलावा दूसरी चीज़ों का इतना इम्पैक्ट इस पर नहीं होता कि आपने चल फिर कर आ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर में होता है कि आपने थोड़ी देर बाद। हाँ, लेकिन आपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने 15 मिनट पहले चाय ली है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो हम कहते हैं जी एटलीस्ट कोशिश करके 2 घंटे हो गए हैं, आपने कुछ खाया ना हो या कोई आपने ऐसी चीज़ ना ली हो जिसमें शक्कर हो, तो उसके बाद आप चेक करें तो आपको एक्चुअल सही वैल्यू का पता चले। ठीक है। अवाइल दौर में ना जब मैं प्रोग्राम किया करती थी ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के तो मैं मिक्स कर दिया करती थी, और मैं ब्लड प्रेशर में ये सवाल करती थी कि टाइप 1 टाइप 2 तो ये तो शुगर का क्वेश्चन है। तो डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि हम हमेशा से सुनते हैं टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, इन दोनों में से कौन सी वाली किस्म है जो कि हमारी हरकत व सकनात और हमारी बुरी आदत की वजह से हमें लाहक होती है और हम उससे बच भी सकते हैं अगर हम अपनी एक्टिविटी और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें? बिल्कुल, बहुत अच्छी ये आपने बात की। बेसिकली हम जो डिवाइड करते हैं टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 उमूमन हम कहते हैं जब हमारा लबलबा पैनक्रियास इंसुलिन बना ही ना सके, और यूजुअली ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है, ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। इसीलिए जब बच्चों को शुगर होती है अर्ली एज में 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, उसमें डे 1 से हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि उनका लबलबा जो कि इंसुलिन बनाता है वो सेल्स ही डैमेज हो चुके होते हैं। जो ज़्यादातर आगे जाकर होती है यंग एज में या मिडल एज में, ओल्ड एज में, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और उसका एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है।
अगर आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, आपके ब्लड में चल रही, फैमिली में चल रही है डायबिटीज़, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका वज़न ज़्यादा है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, खाने पीने में आप ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, एक्टिव नहीं रहते, बैठे रहने का काम है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत जल्दी शुगर की तरफ ले आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके अंदर जीन मौजूद है, फैमिली में है, तो देयर इज़ अ बुलेट इन द गन। और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ट्रिगर हैं, तो आप जितना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके बिगड़े हुए होंगे उतना आप ट्रिगर को जल्दी दबा रहे हैं, तो बुलेट जल्दी चल जाएगी। आप हाथ हल्का रखेंगे, चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो बुलेट मौजूद है लेकिन चलेगी नहीं, तो यू कैन प्रोलॉन्ग इट एज मच एज पॉसिबल। डॉक्टर साहब, ये साइलेंट किलर तो नहीं है ना डायबिटीज़? अगर ब्लड प्रेशर के लिए तो कहते हैं नहीं, इसके बिल्कुल इसके सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि लाइक उनकी बॉडी रेजिस्ट कर जाती है, उनको सिम्टम्स महसूस नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोगों में सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन स्टिल, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों में अगेन सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो अगर आपकी फैमिली में है तो बेहतर है कि आप जो है वक्फन जो है अपनी शुगर को चेक करते रहें, ताकि अगर कहीं ऊपर नीचे हो रही है तो आपको पहले से पता चल जाए। मैं जब भी डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर साहब सोचती हूँ तो मुझे बस एक ये तस्वीर आता है कि ये आपको अंदर से घुला रही है, आपको अंदर से खोखला कर रही है, दीमक की तरह से खा रही है और आपकी बॉडी ख़त्म होती चली जा रही है। और मेरे जहन में ये आता है कि हम तो पूरा हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं, ये स्केच इमेजिनरी मेरे दिमाग में डायबिटीज़ से रिलेटेड बना हुआ है कि अब आपकी हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो गई हैं, आपकी हड्डियाँ साथ नहीं दे रही हैं। क्योंकि मैंने डायबिटिक पेशेंट्स को देखा है प्रॉब्ली बचपन से ऐसा कि वो या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन उनकी जिस भी किस्म की या जिस भी लेवल की बॉडी की शेप है उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ वो अंदर से बिल्कुल उनका साथ छोड़ चुकी होती है, हाथ पैर फूल रहे होते हैं, हर बात पे पसीने आ रहे होते हैं उनको। और उनको इतने ज़्यादा हेल्दी लोगों को भी देखा, हमें लगता था बचपन में हम छोटे थे तो लगता था शायद अगर वो मोटे हैं तो उसका मतलब है बहुत फिट हैं, हेल्दी हैं, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है मोटे हैं तो ये कोई भी हेल्दी होने की अलामत नहीं है। क्योंकि उनको होता था सांस फूलने का मसला, कमज़ोरी होती थी, तो उस हेल्थ पे यानी कि उतने मोटे होने के बावजूद उनका कमज़ोरी होने का एहसास, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिफिकेशन होती चली गई। डॉक्टर साहब, क्या ये वाकई अंदर से इसी तरह से घुला देती है, जो इमेजिनेशन दिमाग में बनी है ये ठीक है? देखिए, अगर शुगर कंट्रोल में ना हो तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाती है। इट्स बिल्कुल वैसे ही है कि दीमक की तरह आपको अंदर से खा जाएगी अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा। दूसरी जो आपने बात की मोटापे की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे अक्सर माएँ आती हैं बच्चों को लेके, जी मेरा बच्चा जी मोटा नहीं है तो ये हेल्दी नहीं है। तो ये हमने मिस कॉन्सेप्ट जहन में बना लिया कि जी मोटा होगा तभी हेल्दी होगा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बच्चे भी उमूमन जो होते हैं वो स्लिम ही होते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है, तो उन्हें मोटा होना भी नहीं चाहिए। तो स्लिम होना ही बच्चों का हेल्दीपन की निशानी, मोटा होना कहीं भी हेल्दीपन की निशानी नहीं होता है। अच्छा, हर दफ़ा मोटापा भी खाने पीने की वजह से नहीं होता, बाज़ औक़ात ये भी अगेन जेनेटिक इशू भी इसमें होता है, इसकी वजह से बेचारे वो चाह के भी नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर ऐसे लोगों के लिए फिर सर्जिकल ऑप्शंस भी अब आ गए हैं कि वो अपनी सर्जरी करवा के चीज़ों को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी शुगर मेंटेन रहती है, कंट्रोल में रखते हैं आप, तो एक आप हेल्दी इंसान के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आपको पता चल गया कि जी आपको शुगर है, तो पहली चीज़ जो आप करेंगे वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अपनी करेंगे, खाने पीने में एहतियात रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाएंगे जो कि सेहत को बिगाड़ती हैं। नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी थ्रू आउट शुगर कंट्रोल में रहेगी। शुगर कंट्रोल में रहेगी तो आपको कोई मसाइल, कोई पेचीदगियाँ नहीं आएंगी, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस बंदे से ज़्यादा बेहतर होने के इम्कान है जिसको शुगर नहीं है, क्योंकि वो तो फिर बदपरहेज़ी भी कर रहा होगा, वो भी बाहर के खाने भी खा रहा होगा, जंक फूड भी ले रहा होगा, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा होगा, तो उनको भी ये सारे फैक्टर्स भी आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशन करवा सकते हैं, चाहे आपको डायबिटीज़ ना भी हो। लेकिन अगर डायबिटीज़ वाला अपना ध्यान रखता है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, वो अपना ज़्यादा बेहतर तौर पर ध्यान रखता है। तो ये देखा जाता है कि जो ध्यान रखते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, बाहर ज़्यादातर टाइप 1 बहुत कॉमन है, तो जिनको बचपन से हो जाती हैं, लेकिन वो थ्रू आउट लाइफ 70-80 साल 90 साल एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। बचपन से इंसुलिन लगा रहे होते हैं क्योंकि वो उसको समझ गए होते हैं, उससे दोस्ती कर लेते हैं डायबिटीज़ से। तो आप एक आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना,
कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कैसे सेहत का केयर करनी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी हद तक ना आज हम दोनों टॉपिक्स को तकरीबन कंपैरिजन भी कर रहे हैं दोनों टॉपिक्स का, और दोनों को हम साथ साथ लेकर भी चल रहे हैं। काफ़ी हद तक तो हमारे इस प्रोग्राम में, इस स्लॉट में जो तमाम लिसनर्स हैं वो ब्लड प्रेशर को समझ चुके हैं, और हम इसका कंपैरिजन शुगर से कर रहे हैं क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग तो ये सवाल करते हैं कि हमने तो सारी ज़िंदगी मीठा खाया ही नहीं, तो फिर हमें डायबिटीज़ क्यों डॉक्टर ने बता दिया? बिल्कुल, देखें इसमें अगेन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे हमने बात की, सबसे पहली चीज़ तो जेनेटिक फैक्टर, आपकी फैमिली में है तो फिर आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि ट्रिगर दबाएंगे, वो मीठा खाना एक फैक्टर है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक फैक्टर है, ओबेसिटी वज़न का ज़्यादा होना एक अलग फैक्टर है, स्मोकिंग का देखा गया है कि वो भी रिस्क फैक्टर्स बढ़ा देती है। स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इवन देखा गया है कि जिन लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है उन लोगों में भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी मौजूद हैं अदर दैन कि सिर्फ मीठा खाना। तो मीठा खाना भी एक फैक्टर है, कुछ लोग बाकी चीज़ें कवर होती हैं। तो इनमें से कोई भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर अगर आपका स्ट्रॉन्ग है कि जो आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकता है। ये मेरे दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन बनी है डॉक्टर साहब, इमेजिनेशन बन जाती है रेडियो वाले लोगों के दिमाग में। मैग्नेट इसके पास है, इस मर्स के पास, और जहाँ पर भी इन्वायरमेंटल फैक्टर मैग्नेट के तौर पर आया तो इसने उसको पकड़ लेना है। ये नहीं कि आपने कहा कि मैंने इतनी सारी चीज़ों में तो एहतियात की थी, एक ही तो गलती की है, वो एक गलती भी मैग्नेट की तरह से आके प्लस 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 हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं खा पी सब कुछ खाते पीते हैं फिर भी उनको नहीं होता। तो अगेन उसमें बहुत बड़ी वजह ये होती है कि उनमें वो जेनेटिक मेकअप ऐसा नहीं होता कि जो उनको शुगर हो, कि उनकी फैमिली में नहीं होती। एक मूवी में देख रही थी, वो कहते हैं सारी ज़िंदगी मैंने कभी भी सिगरेट नहीं पी, मुझे लंग्स का कैसे मसला हो गया। तो होने वाली चीज़ हो तो हो भी सकती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगेन जेनेटिक फैक्टर है, वो कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है इसने उसको ट्रिगर किया, तो उसकी वजह से। एक और हमारे पास बहुत ज़्यादा ये भी आता है कि वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हमारी तो फैमिली में हमें नहीं मालूम कि हमने किसी को नहीं देखा कि उनको शुगर है, लेकिन हमें शुगर हो गई। तो इसकी क्या वजह है? तो अगेन फैमिली में रन करना, जीन्स का मौजूद होना, ये एक प्राइमरी फैक्टर देखा गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जीन हर एक में एक्सप्रेस भी हो। ठीक है, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से चली आ रही हो, आपके पेरेंट्स को नहीं हुई शुगर, आपके भाई बहनों में नहीं हुई, सब में जीन्स मौजूद थी लेकिन उनमें वो एक्सप्रेस नहीं हुई, और आप में कोई ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से वो जीन एक्सप्रेस ज़्यादा हो गई। तो आप में शुगर हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके फैमिली ट्री में कहीं ना कहीं वो जीन्स मौजूद होती हैं, या कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उन जीन्स को एक्टिवेट करके आपके अंदर वो चीज़ करवा देते हैं। कहते हैं 7 पीढ़ियाँ होती हैं, 7वीं पीढ़ी में भी आके कभी जो पहली पीढ़ी है ना उसका लिंक आ ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आप तो नहीं जानते होंगे कि बिल्कुल पर आपके कोई दादा या दादी की फैमिली में। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टाइप 2 जो कि उमूमन बड़ों में होती है, उसमें फैमिली हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस होती है। टाइप 1 का फैमिली हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो बच्चों में होती है उनमें कभी भी फैमिली में ये चीज़ टाइप 1 नहीं चलती। तो ये चीज़ भी बड़ी अहम है कि हम इन दोनों को ना, जिनको पेरेंट्स को टाइप 2 है तो ज़रूरी नहीं बच्चों को टाइप 1 होगी। टाइप 1 का बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि जी फैमिली में चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर तमाम लिसनर्स को भी शामिल कर लें प्रोग्राम में। अगर आपने अभी सुनना शुरू किया तो आपको बता दें कि प्रोग्राम सैटरडेज़ को सुबह 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। रेडियो पर ही नहीं बल्कि आप ये वीडियो की सूरत में लाइव सेशन पर फेसबुक और यूट्यूब पर देख भी रहे हैं। तो अगर आपसे कुछ हिस्सा मिस हो गया है तो आप इसको फेसबुक और यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। आपको लगता है कि ये किसी आपके जानने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको समझना और सुनना ज़रूरी है, तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अपने कमेंट्स, अपने ख्यालात से हमें आगाह कर सकते हैं। आप लोगों की तारीफ़ों का जो यहाँ पर तांता बंदा है उस सबका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, प्रोग्राम है हेल्दी हार्ट बाय पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी। प्रोग्राम है दिल की बात दिल के डॉक्टर के साथ, और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है विल्सन फार्मास्यूटिकल के ताबुन से। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं माहिराना राय देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला। आप हैं प्रोफेसर एंड HOD ऑफ फिजियोलॉजी एंड डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एट कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डायबिटोलॉजिस्ट हैं आप, बांटवानीस हॉस्पिटल में भी होते हैं, एथ मेडिकल सेंटर में भी होते हैं, और इंडस हॉस्पिटल में आप प्रीवियसली सर्व कर
चुके हैं, वहाँ पर आप अपनी खिदमत देते रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे और भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका भी बारहा आप जिक्र कर रहे थे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की आप बात करें, डिप्रेशन का भी आपने जिक्र किया था। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नींद नहीं आती, स्लीप ऑर्डर में होना ज़रूरी है। और फिर अगर कुछ लोगों की ऐसी ड्यूटीज़ हों जिन पर वो मामूर हैं कि रात के औकात में वो काम पर जाया करते हैं, नाइट शिफ्ट्स किया करते हैं, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ऑब्वियसली नेचर ने जो बनाया है वो दिन काम के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। लेकिन अगर कुछ लोगों की ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि उनको रात को जागना पड़ता है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह जो उनके मिनिमम स्लीप रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो वो यूजुअली 6 to 7 आवर्स होती है, डिपेंडिंग, कुछ लोगों में कम भी होती है, कुछ में ज़्यादा भी होती है। इसमें फ्रेश फील करें। तो अगर आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो दैट्स गुड। अगर नहीं पूरी हो रही स्लीप आपकी किसी भी वजह से, तो अगेन वो स्ट्रेस में शामिल हो जाता है। हम स्ट्रेस समझते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटल स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हम कहते हैं कि जी किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे फिज़िकल स्ट्रेस हो। फिज़िकल स्ट्रेस में थकन का ज़्यादा होना भी शामिल है, नींद का पूरा ना होना भी आपको स्ट्रेस लेकर जाएगा। अगर आपका खाना पीना सही नहीं है तो वो भी स्ट्रेस में होगा। अगर आप बीमार हैं तो वो भी स्ट्रेस में होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो भी स्ट्रेस होगी। तो ये तमाम चीज़ें स्ट्रेस के अंदर आ जाती हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ा देते हैं। और देखा गया है कि जिन लोगों में ये स्ट्रेस के फैक्टर ज़्यादा होते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन की रिलीज ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों में भी आगे जाके डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें हर वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, जो कि लबलबे को हर वक्त ओवर वर्क करने पे मजबूर कर रहा होता है और एक पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ऐसे लोगों में भी आगे जाके शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, दोनों केसेस में, एक तो ये कि आपको पता हो कि आपको शुगर है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक ये कि आपको पता ही नहीं, आपने कभी परवाह ही नहीं की, आपको अलामात भी इसकी आती रही लेकिन आपने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चल रही है गाड़ी, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, अगेन कुछ लोगों को तो शुरू में अलामात नहीं भी आती, पता ही नहीं चलता। उन्हें पता जब चलता है जब कोई कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाती है। स्पेशली टाइप 1 में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते और फिर किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो पता चलता है। उमूमन इसी तरह बड़ों में भी देखा गया कि जी बार बार बीमार हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हुआ, चोट लगी, वो ठीक नहीं हो रही, शुगर चेक की तो पता चला कि जी शुगर आ गई है। तो शुगर की एक तो दो चीज़ें, एक तो अलामत अलहदा चीज़ है और दूसरा ये कि जो आपने सवाल किया कि पेचीदगियाँ क्या हो सकती हैं कि शुगर को कंट्रोल में ना रखा जाए। तो जो सबसे अहम चीज़ है इसमें ये कि आपके गुर्दों का मुतासर होना, आँखों का मुतासर होना और नसों का मुतासर होना, जिसमें उमूमन फिर आगे जाके आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। आँखें की बिनाई, पर्दे असर होता है, बिनाई जा सकती है, गुर्दों पे असर होता है, गुर्दे नकारा हो सकते हैं, दिल पे असर होता है, दिमाग पे असर होता है, फालिज, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखा गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस एक आम हेल्दी इंसान के मुकाबले में दुगने होते हैं, डबल होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जिसको एक हार्ट अटैक हो चुका है उसको दूसरे हार्ट अटैक होने के चांसेस हो। तो डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल रहे तो इतने सारे मसाइल करवा सकती है। और जब हाथ पैर आपके सुन्न होने लगते हैं, जो कि इब्तदाई अलामात होती हैं कि मरीज़ कहता है कि सुइयाँ छुपती हैं, गर्म होने लगते हैं, जलते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो फिर ये आगे जाके ऑब्वियसली जब आपके पैर सुन्न होंगे तो आपको पता नहीं चलता, कोई चोट लग जाती है। जब चोट लग जाती है तो आप उसका यूजुअली हमें दर्द होता है जब भी चोट लगती है। दर्द, पेन ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म, वो बचाता है आपको कि दोबारा कहीं उस पर चोट ना लगे। उंगली पे भी चोट लग जाती है, हम बहुत ध्यान रखते हैं क्या कहीं कुछ टच होगा तो पेन होगा। डायबिटीज़ के मरीजों में पेन सेंसेशन कम हो जाती है क्योंकि उनकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो उस वजह से जब उन्हें चोट लगती है तो उसका ध्यान ज़्यादा नहीं रख पाते, वो बार बार टकराते रहता है तो जख्म बढ़ता चला जाता है। अमूमन पैरों में बहुत ज़्यादा ये शिकायत होती है, फिर प्रेशर पड़ता है, आप चलते रहते हैं, ज़ख्म और बिगड़ता रहता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता रहता है, डिजीज़ मैनेज नहीं हो रही होती क्योंकि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो वूंड इस हद तक ख़राब हो जाता है बाज़ औक़ात के वो डायबिटिक फुट जो बन जाता है उसको फिर बाज़ औक़ात हमें एम्पूटेट भी करना पड़ जाता है, तो वो काटना पड़ जाता है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फुड मैनेजमेंट केयर इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, ऑन एन एवरेज हम कहते हैं जी 40 से 50 हज़ार रुपये एक फुट केयर पे खर्चा आ जाता है एक फैमिली का, जिसको 4 से 6 महीने लग सकते हैं एक फुट को। तो इतने लंबे अरसे तक अपने पैर का ध्यान रखना, दवाइयाँ लेना, काम पे मरीज़ नहीं जा सकता, तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि उसकी केयर में हिंड्रेंस पैदा करती हैं। वो मरीज़ कहता है जी डॉक्टर साहब मैं घर पर बैठ के पाँव का ध्यान रखूँ या मैं रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलूँ। फिर वो एंटीबायोटिक मुस्तकिल नहीं खा सकते क्योंकि महंगी होती हैं, तो बहुत सारी फिर
चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए बेस्ट थिंग इज़ कि जी आप उस चीज़ को होने से रोकें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इस चीज़ पे जाएं ना कि ये सारी चीज़ें सामने आए। तो पहले से अगर शुगर का ध्यान रखा जाए तो आप इन सारी चीज़ों से बहुत हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात आपने ये भी कही थी, आप शायद बाहर के लोगों की तारीफ कर रहे थे, आप कह रहे थे बड़े अर्ली टाइम से इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, वो तो इस वजह से फिट रहते हैं और अच्छी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। यहाँ पर इंसुलिन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिथ्स पाए जाते हैं, कन्फ्यूजन लोग आज भी कि इंसुलिन लगा ली तो फिर सारी ज़िंदगी लगाते ही रहेंगे। बट आपकी बात से ये जाहिर होता है और हर डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हेल्दी और वो बिल्कुल सेट चीज़ है। बिल्कुल, हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस है, इतनी आगाही नहीं है शुगर के हवाले से, इंसुलिन के हवाले से। तो लोग समझते हैं कि जी इंसुलिन तो फिर शायद आखिरी इलाज है, इसके बाद कोई दवा असर नहीं करती, इसकी आदत हो जाती है, इसको फिर छोड़ा नहीं जा सकता, इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मर्ज़ में बेसिकली आपका लबलबा कमज़ोर हो जाता है, जो कि इंसुलिन नहीं बना पाता, कुदरती हार्मोन है। पिछले 100 साल पहले जब इंसुलिन ईजाद हुई तो ये एक बहुत बड़ी ईजाद थी सेंचुरी की, क्योंकि ये कुदरती हार्मोन है। जब कुदरती हार्मोन है तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिवाय इससे कि आप इसको बहुत ज़्यादा ले लें, जो कि अगेन नुकसानदेह हो सकता है। तो अगर आप इंसुलिन को लेते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो अगर आपकी शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती तो ज़रूरी है कि अपने मॉलिज के मशवरे से अपनी इंसुलिन की डोज को एडजस्ट कराएँ। इंसुलिन को पाबंदी से अगर आप लेंगे तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई आदत नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आखिरी इलाज है। डिपेंडिंग के आपका मर्ज़ किस लेवल पे है। कुछ लोगों को शुगर शुरू होती है हम 2 साल में इंसुलिन पे डाल देते हैं, कुछ बच्चों में इनमें टाइप 1 होती है उनको पहले दिन से डाल देते हैं, कुछ लोगों को 15 साल तक इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर मरीज़ अलग है, हर एक की ज़रूरत अलग है। तो अगर आपको ज़ियाबतीस का मर्ज़ है तो आपने उससे रिलेटेड तमाम सवालात अपने मुआलिज से डिस्कस करें। ठीक है। और कभी ऐसा ना करें कि जी अच्छा मेरा भाई या मेरा फुप्पा या मेरी नानी जो फलां दवाई लेती तो मैं भी वो ले लूँ। हर मरीज़ के लिए दवा अलग अलग होती है। अब वो नहीं पता कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग दवा लेना, पता चला आपकी शुगर एकदम डाउन हो गई, जो कि अगेन वो ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी हो सकती है, शुगर का ज़्यादा कम हो जाना। ठीक है। तो आपने मॉलिज के मशवरे के बगैर दवा शुरू नहीं करनी और उसके मशवरे के बगैर दवा खुद से बंद भी नहीं करनी। हमारे ये भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं जी शुगर सही हो गई, 2 दिन दवा लीजिए छोड़ दी। ये बुखार नहीं है कि जी आपने ठीक हो गया बंद कर, आप दवा बंद करेंगे फिर से आपकी शुगर लेवल बढ़ना शुरू होगा, जैसे ब्लड प्रेशर में होता है। तो क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं निकल सका, इंशाल्लाह हमारा यकीन है बीइंग मुस्लिम इसका इलाज एक दिन ज़रूर आएगा, लेकिन उस वक्त तक आपने अपनी दवाइयों को पाबंदी से अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। बिल्कुल ठीक है जनाब। डॉक्टर मोहम्मद अदनान कानपुर वाला, आपके बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम में आने का, और एक दफ़ा फिर शुक्रिया। जी प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू सो मच FM 100 के लिए, विल्सन फार्मा के लिए कि आप लोगों ने इन्वाइट किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। तमाम लिसनर्स को बताते चलें कि प्रोग्राम आप सुन रहे थे हेल्दी हार्ट बाय पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी। पाकिस्तान प्रोग्राम जनाब दिल की बात दिल के डॉक्टर के साथ।